इससे रिलेटेड कोई कानून बन रहा है, इससे रिलेटेड कोई पॉलिसी बन रही है, तो अपने आप में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइंस एंड टेक को बढ़ावा देने के लिए कोई पॉलिसी आ रही है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई गई है 2013 की, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका टेक्नोलॉजी का विजन डॉक्यूमेंट है 2035 को लेकर, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है जो पॉलिसी लेवल पर साइंस एंड टेक को इम्पैक्ट करता है, वो अपने आप में प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट इम्पैक्ट वाले कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए। एक तो कोर टॉपिक है जो 6वीं से 12वीं की एनसीईआरटी है। कुछ आपके जो सिलेबस का पार्ट है, जैसे आईटी सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, नैनो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स में आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा अभी टॉपिक चल रहा है, तो अपने आप वो इम्पोर्टेंट हो गया। आप ये बोल रहे हैं कि हम ऐसे जो मशीन है उनको तैयार करेंगे जो अपने आप में सोचने की शक्ति रखते हो, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसी मशीनों को यूज करेंगे ऐसे जगह पर जहां पर इंसानी जान को नुकसान पहुंचने का चांस होता है। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको। बहुत बार सुनने को मिलता है कि सीवर साफ करने के चक्कर में या ड्रेनेज साफ करने के चक्कर में किसी आदमी की मृत्यु हो गई, सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो गई। ये काम एक ड्रोन कर सकता है, एक रोबोट कर सकता है, जो सीवर में अंदर घुसकर साफ कर लेगा उसको। उसको जान माल का भी खतरा नहीं है, उसको सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आपने यूज किया है टेक्नोलॉजी को एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो अपने आप में रोबोटिक्स का भी पार्ट हो गया, आईटी का भी पार्ट हो गया। ठीक है, ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, भारत ने डेवलप किया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है जो आपको नजर में रखना चाहिए। तो हमने कोर सब्जेक्ट देख लिए जो सिलेबस में है, मैंने जो अभी आपको पूरा बताया है ना, आईटी सेक्टर है, डिफेंस है, रोबोटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो, चाहे जियोथर्मल हो, गर्म पानी जिसको बोलते हैं। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे आपका कोर टॉपिक बनाते हैं जो आपके सिलेबस में है। अब आपको इसको रिलेट करना है एनसीईआरटी से, और आपको रिलेट करना है करंट अफेयर्स के टॉपिक से। करंट अफेयर में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, वो यूपीएससी के सिलेबस से कैसे रिलेट करता है, उसको समझने के लिए आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो आपको पता होना चाहिए। और ये काम आपको स्वयं डेली करना है। अखबार आपके पास रोज आएगा, तो आपको करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट के बारे में पता रहेगा कि आज के अखबार में करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक से रिलेटेड डेवलपमेंट क्या हुआ है। अगर आपने ईमानदारी से अपना सिलेबस लिखा हुआ है, तो वो जो है आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में टॉपिक्स को जो आपकी सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आपका रेडार काम कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर रही है, भले ही वो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं हो, ठीक है, पत्थर की लकीर नहीं, लेकिन अगर वो पब्लिक एट लार्ज या जनमानस को लाभ पहुंचाने वाली टेक्नोलॉजी है, तो वो इम्पोर्टेंट होगी, उसको आपको नोट करना पड़ेगा। तो ये डेवलपमेंट आपको नोट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो कोर सब्जेक्ट है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो। लेकिन अब हर कोर सब्जेक्ट को पढ़ना भी और रिवाइज करना भी मुश्किल होता है, ये मैं बात मानता हूँ। तो और सब्जेक्ट का सिलेबस भी अथाह है, 6वीं से लेकर 12वीं तक साइंस के काफी सारे चैप्टर आ जाते हैं, काफी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो अब किसको प्रायोरिटाइज किया जाए, क्योंकि रिवीजन तो इम्पोर्टेंट है, और रिवीजन प्रीलिम्स के पहले अगर आप सिर्फ साइंस एंड टेक को ही रिवाइज तो नहीं करेंगे, आप पॉलिटी को भी रिवाइज करेंगे, आप हिस्ट्री को भी रिवाइज करेंगे, आप इकोनॉमिक्स को भी रिवाइज करेंगे। तो साइंस एंड टेक में फिर आपका वो नोट्स काम आएगा जहां पर आपने करंट अफेयर्स को लिखा हुआ है, संकल्प की क्लासेस को भी लिखा हुआ है, आपने कुछ मैगजीन का इनपुट भी डाला हुआ है। तो जब आप करंट अफेयर्स के अराउंड का जो कोर है उसको उसी टॉपिक में मेंटेन कर रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। मतलब आपको रिवीजन करने के लिए, आपको जो कोर बायोलॉजी है उसको पढ़ने के लिए आपको दोबारा से एनसीईआरटी के पास नहीं जाना पड़ेगा।
आपको सिर्फ वही कोर रिवाइज करना है जो आपने खुद आइडेंटिफाई किया है कि वो न्यूज में है, वो डेवलपमेंट में है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें ज्यादा बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, तो वो अपने आप आपको कोर मिल जाएगा, आपको अपने आप वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई हो जाएगा। आपको स्मार्टली तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स में नहीं होते फिर भी आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे हो गया बेसिक बायोलॉजी का, जो बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी में, वो है अलग अलग तरीके से ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कोर टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, ये आपको रिवीजन में यूज करना है। वैसे ये है बहुत सिंपल सा टॉपिक, आगे कभी हम मिलेंगे तो जरूर इस टॉपिक को उठाएंगे, लेकिन ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक फॉर्मूला, जैसे कॉमन सॉल्ट का एक दो बार पूछा गया है। कॉमन सॉल्ट मतलब नमक का केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चूने का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ऐसी चीजें जो आपके सामने हैं, आप उसको रोज यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में, तो आपको पता होना चाहिए। भले ही वो कोर टॉपिक का है, वो करंट अफेयर्स में कभी नहीं आया होगा, ऐसा तो नहीं है कि नमक करंट अफेयर्स में अखबार के फ्रंट पेज पे या कहीं पे छुपा हुआ आया हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो आपकी डेली टू डेली यूज में होने वाली ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वैसी चीजें आती है, ठीक है। वैसे ही आप अगर बेसिक बीमारी के बारे में बात करेंगे, बेसिक विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, तो हमारे इंडिया में कुछ चीजें बहुत कॉमन है, बहुत चिंता का विषय है। वो है पहला कुपोषण, जिसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तीसरा होता है आपका जो विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। चौथा है आपका मिनरल, जैसे आयरन की कमी है या आयोडीन की कमी है, उसके कारण होने वाली बीमारी, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में डिस्कशन होता है। भारत में मिड डे मील खिलाया जाता है बच्चों को, उसका आपको उस रेडार आपका क्लिक करना चाहिए, क्यों खिलाया जाता है। पहले तो आपको स्टारवेशन खत्म करना है बच्चों में। दूसरा, मिड डे मील को आप बोलते हैं बैलेंस देने की बात की जा रही है, मतलब प्रोटीन एनर्जी, मतलब प्रोटीन की भी कमी को खत्म करना है। बैलेंस में आपका विटामिन भी मिल जाएगा, बैलेंस में आपका मिनरल भी मिल जाएगा। तो ये बैलेंस डाइट, ये आपका माल न्यूट्रिशन, ये आपका प्रोटीन का जो डेफिशिएंसी होता है, ये आपका विटामिन का डेफिशिएंसी होता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो कलर ब्लाइंडनेस होने की बात की जाती है, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस करने की बात की जाती है, मैंने भी ब्लेंडर कर दिया। तो नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, जिसको रतौंधी बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं किसी मिनरल की डेफिशिएंसी की बात करूं तो गोइटर, जिसको बोलते हैं ना गला फूल जाता है, अगर आयोडीन की कमी है तो गला फूल जाता है, जिसको घींगा भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये एक कमी है। अब गोइटर को ठीक करने के लिए मैं एक टॉपिक थोड़ा सा हट के बताना चाह रहा हूँ कि आपने टेक्नोलॉजी का यूज करके टमाटर को ठीक किया, वो समझ में आया। आपने टेक्नोलॉजी का यूज करके, केमिस्ट्री का यूज करके आयोडीन को नमक में डाल दिया, आयोडीन युक्त नमक, जिसका ऐड आप हर दिन सुनते हैं। और किस तरीके से आपने बेसिक केमिस्ट्री का यूज करके, एक बेसिक टेक्नोलॉजी का यूज करके, हाईफाई नहीं है, बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी है, कि नमक में आयोडीन को डाल दिया जाए, क्योंकि नमक आदमी रोज लेता है। तो अगर नमक आदमी रोज लेगा तो आयोडीन भी उसको रोज मिलेगा, और आयोडीन की डेफिशिएंसी हमारे पॉपुलेशन में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यही कितना सिंपल सा सॉल्यूशन था, ठीक है। और ये बहुत पहले आ चुका है सॉल्यूशन, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी भी ये एक बड़े पब्लिक एट लार्ज को आपको ठीक करता है, बचाता है आयोडीन डेफिशिएंसी से। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, आपका रेडार क्लिक करना चाहिए। अब ये बेसिक हमने देखा है, हमने पढ़ लिया है कि हमको पढ़ना कहाँ से, हमको एनसीईआरटी से पढ़ना है, हमको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, उससे आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स। ये दो सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है, इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इन दोनों से आपका कवर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आप कोई मैगजीन, साइंस रिपोर्टर वगैरह होते हैं, उसमें आप अपना टाइम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर पढ़ना ही रिकमेंड करूंगा, और संकल्प के जो आपके लेक्चर हैं, संकल्प के आपके जो नोट्स हैं, उसको मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। अब आते हैं पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए। अब ये साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड पेपर
भी है, एक एडवाइस भी है, और पूरे प्रीलिम्स से रिलेटेड एक एडवाइस भी है, तो दोनों का मिक्सचर होगा ये। तो देखिए, प्रीलिम्स का आपका एम है कट ऑफ निकालना, ठीक है। बहुत ही प्रैक्टिकल होके अगर हम बात करेंगे तो प्रीलिम्स का जो काम है वो है कट ऑफ निकालना। तो प्रीलिम्स का जब आपके पेपर हाथ में आता है तो सबसे पहला आपका काम, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, जरूरी नहीं है कि आपको ठीक लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी ये टॉपिक कवर हो जाएगा और एक ओवरऑल प्रीलिम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी कवर हो जाएगा। तो जब भी आपके पास पेपर आता है हाथ में, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। ये 5 से 7 मिनट की एक्सरसाइज है, या 10 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि अगर आप बहुत बार पेपर देने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। अगर आपने साल भर कोई एग्जाम नहीं दिया है, आपको लग रहा था मैं सीधे यूपीएससी की लड़ाई में उतरूंगा, मैं अपनी शक्ति बचा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कंजर्व माई एनर्जी, तो वो उन लोगों को फिर 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, वो युद्ध फिर थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है, मेरा जो स्ट्रेटेजी रहता था पहले वो था 1 से 100 नंबर तक के क्वेश्चन को मुझे देखना है। उसका पहला कारण है कि कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, तो शुरुआत के क्वेश्चन टफ होते हैं, बाद के इजी होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं क्योंकि आपने पूरा पेपर देखा ही नहीं है, और आपने शुरुआत के क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना टाइम लगाया और आखिरी के इजी क्वेश्चन आपसे छूट गए, जो कि बहुत बड़ा पाप है, इट इज लाइक अ सिन, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो 100 से पीछे होकर शुरू करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा मजा आता है, तो कई बार 100 से में आपको इजी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे, और शुरुआत में इजी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि सेट अलग अलग होता है सबका, किसी ABCD सेट है, क्वेश्चन तो सेम है चारों सेट में, लेकिन उनको रीअरेंज करने के चक्कर में कुछ टफ क्वेश्चन शुरुआत में जाएंगे, कुछ टफ क्वेश्चन पीछे जाएंगे, कुछ टफ क्वेश्चन बीच में रहेंगे। तो आपको अपना सेट आइडेंटिफाई करना है कि कैसा पेपर बनाया गया है, तो ये आप एक्सरसाइज जब कर लेंगे, और इस एक्सरसाइज को करते समय आपको एक काम करना है कि आपको वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, मतलब आपने जीवन में कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, आप 100% नहीं जानते इसके बारे में, और उस क्वेश्चन के ऊपर आप गोला लगा दीजिए, जो कि मैं करता था। साइंस एंड टेक को भी आप ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे और ओवरऑल पेपर को भी आप ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके ऊपर गोला लगा दीजिए। गोला मतलब जीरो, आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये आपका थर्ड राउंड होगा, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आपने पढ़ा है, लेकिन अभी 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन के बीच में डाउट है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो आपको याद आ जाएगा, तो आप उसके आगे डैश लगा दीजिए। मैं डैश लगा देता था, सिंपल एक सीधा लाइन खींच देता था, डैश है मतलब ये बन सकता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके मतलब टिप पे है, मतलब 100% सही होगा, उसको आप टिक लगाइए। तो जब आपने ये 5-7 मिनट की एक्सरसाइज की है, तो आपने पहले तो ये देख लिया है कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। आपने जीरो वाले क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो आपसे बिल्कुल नहीं बनते, वो आपने उसको थर्ड राउंड बोला है। आपको जिन क्वेश्चंस में 2 या 3 ऑप्शन के बीच में डाउट है, उसको आपने डैश लगाया है, ठीक है। डैश लगाया है, वो सेकंड राउंड है, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। और आपको जो 100% आता है, जो आपके टिप पे है, जैसे भारत की राजधानी टाइप का सवाल आ गया, जो आपको पता है, पता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी आएगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो आपको जो है एक बार में क्लिक कर जाएगा, तो वो आप उसको फर्स्ट राउंड बोल के चलिए। ये एक्सरसाइज आपने काम कर लिया, आपके 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी पता चल गया पेपर का, क्योंकि आप फिर कट ऑफ भी उसके हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हो। मतलब कि ये कि जब बहुत आसान पेपर है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फर्स्ट राउंड वाले मतलब एक बार में सही होने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, तो पेपर इजी है, कट ऑफ हाई जाएगा, तो आपको उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लग रहा है राउंड 2 और राउंड 3 वाले क्वेश्चन ज्यादा है और 3 वाले कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, मतलब कि पेपर टफ आया है, तो आपको अपना अटेम्प्ट थोड़ा कंजर्व करके रखना है, आपको ज्यादा ओवर द टॉप जाके अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आपने ये काम किया इन शुरुआती 5 से 7 मिनट में। उसके बाद आप करेंगे फर्स्ट राउंड के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सही टिक करके अपना OMR भर देंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट राउंड में टिक करके आपने जितने भी ओएमआर थे वो भर दिए, तो आपने अपना पॉजिटिव मार्क बैंक में रख दिया एक तरह से। मतलब कि आपके पास जितने भी सही जवाब थे जो आपको एक बार में बनते थे, वो आपने ओएमआर में भर दिया, मतलब उतने नंबर आपके सिक्योर हो गए। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड राउंड में। अब आपको पूरा टाइम मिलेगा सेकेंड राउंड अटेम्प्ट करने का। तो सेकेंड राउंड अटेम्प्ट के समय पर आप आराम से टाइम दीजिए। आपको 2 ऑप्शन के बीच में डाउट है या 3 ऑप्शन के बीच में डाउट है, तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। आराम से सोचिए, टाइम लीजिए। अगर 2 ऑप्शन के बीच में डाउट है तो शायद आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको 3 या उससे ज्यादा ऑप्शन में डाउट आ रहा है तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो आप अपना सिलेक्शन का परसेंटेज जो है वो कम करते जाएंगे। 2 ऑप्शन के बीच में डाउट है तो आप अटेम्प्ट करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपका सही होने का जो परसेंटेज है वो 50-50% है, या तो सही होगा या गलत होगा, तो वो 50% है। आप जब 3 ऑप्शन के बीच में चुनते हैं तो वो 33.33% हो जाता है, तो वो बहुत कम परसेंटेज है। वो लगभग नेगेटिव मार्किंग के आपके बराबर है, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग भी 33.33 होता है। 1/3 जो होगा वो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो जब आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की नेगेटिव मार्किंग से ऊपर है, तभी आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मतलब आप 4 में से 2 में डाउट है तो आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब सेकेंड राउंड में ओएमआर कैसे भरा जाएगा? सेकेंड राउंड में जैसे आपने क्वेश्चन को बनाया है उसी के साथ आप ओएमआर को टिक करेंगे। पहले राउंड में आपने क्या किया था? पहले सारे क्वेश्चन को टिक किया था, उसके बाद ओएमआर एक एक करके भर दिया था। सेकेंड राउंड में आप जैसे क्वेश्चन को भरेंगे, वो आप क्वेश्चन को टिक करेंगे, सही आंसर को छांट लेंगे, आपको ओएमआर भरना है। उससे आपका फायदा क्या हो रहा है? क्योंकि आप लास्ट में ओएमआर का काम नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब आप टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड राउंड आपके लिए टफ है, आपको सोचना पड़ रहा है, और आपने अगर ओएमआर का काम आखिरी काम टाइम के लिए छोड़ा है तो कई बार गलती हो जाती है, और कई बार ओएमआर ऊपर या नीचे भर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका पूरा सीक्वेंस खराब हो जाएगा। और ये मेरे सामने का इंसिडेंट है कि एक लड़के ने गलती से ओएमआर का सीक्वेंस चेंज कर दिया था और उसका लाइन से पूरा का पूरा रो गलत हो गया। मेरे सामने की बात है, और उसके पूरे साल भर की मेहनत चली गई थी। इसलिए ओएमआर को बहुत सीरियसली लीजिए। सेकेंड राउंड में आप ऐसे ओएमआर भरिए। थर्ड राउंड आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। तो आप अपना टाइम भी बचा रहे हैं कि शुरुआत की 5 से 7 मिनट की एक्सरसाइज में आपने काफी टाइम बचाया है अपने पॉजिटिव्स के ऊपर ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो ये आप काम करेंगे प्रीलिम्स में। वैसे ही साइंस एंड टेक को भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। साइंस एंड टेक के कई ऐसे सवाल होंगे जो डायरेक्ट सवाल होंगे, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आपको पता है, आप टिक करेंगे सीधे, श्योर शॉट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 3-4 स्टेटमेंट से होगा। ठीक है, जैसे विटामिन ए का ही मैं कर दूं, विटामिन ए का केमिकल नाम ये होता है, विटामिन ए का सोर्स ये होता है, विटामिन ए को ए डेफिशिएंसी से ये होता है, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये नहीं होता है। तो ऐसे 4 स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा। अब ये क्वेश्चन नहीं शुरू हुआ है, क्वेश्चन आप पूछेगा कि इनमें से कौन से कथन या कौन से स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, तो आपको इन चारों में से छांटना है। तो थोड़ा सोचने का टाइम लगेगा, आपके मन में डाउट भी आ सकता है अगर आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपको बस नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पता था, आपको बाकी स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं था। तो इसमें आपको टाइम लग सकता है, उसको राउंड 2 में डालिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप उसको राउंड 3 में डालिएगा। तो ऐसे ही आपको साइंस एंड टेक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का जो लोड होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, मेंस में एप्लीकेशन पार्ट जो है वो ज्यादा होता है। हम मेंस के ऊपर भी आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का रोल जो है वो लोड रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन का लोड ज्यादा रहेगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मेंस में आपको पूछा जाएगा कि आप हमें 3G या 4G टेक्नोलॉजी या मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से बताइए, ऐसा नहीं है। उसका यूज पूछा जाएगा कि 4G जो आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फोन में, या 5G टेक्नोलॉजी जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके यूजेस क्या हैं, वो एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा आएगा। तो हम थोड़ा ट्रांजिशन कर रहे हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन से मेंस के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो
प्रीलिम्स में आप एक्सपेक्ट करिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट कोर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और जो ब्लड ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन है उसको डेफिनेटली आप राउंड 2 में डालेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा आपको डब्बा चार्ट वगैरह बनाना पड़ता है। जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली राउंड 2 में डालना है, क्योंकि आप अगर उसको एक बार में देख के टिक करेंगे तो डेफिनेटली गलत होगा। या तो आपको बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं हैं, आपने सिर्फ एक बार 2 बार पढ़ा है, तो आपको उसको सेकंड राउंड में डालना है। आप को करंट अफेयर से रिलेटेड जो कोर डेवलपमेंट है वो प्रीलिम्स के लिए स्पेशल तैयार करना है, और एप्लीकेशन पार्ट को स्पेशल तैयार करना है मेंस से रिलेटेड में, कि इंडिया की डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा इंडिया की पॉलिसी में, तो वो मेंस की तरफ ज्यादा टिल्ट करेगा। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी है, जैसे अग्नि मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, पिनाक मिसाइल है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपके उसमें आएगा, प्रीलिम्स में आएगा। अब आते हैं मेंस में। मेंस में साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, पेपर 3 का पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एसेज भी बहुत आते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका नॉलेज है वो आप ऐसे में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन पार्ट प्रोवाइड करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यूज हो सकता है एसेज में, लेकिन आपको ठूसना नहीं है। अगर उस ऐसे में ऑर्गेनिकली वो पार्ट आ रहा है, जैसे अगर किसानों के ऊपर ऐसे है तो आप टेक्नोलॉजी का एग्जांपल देते हुए उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह नहीं। आपको ऐसा नहीं कि एक गांधी जी के ऊपर आपको सवाल पूछा गया, ऐसे आप लिख रहे हैं और अचानक से आपको याद आया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं ज्ञान दे देता हूँ यहाँ पे, तो वो काम नहीं आएगा। ऑर्गेनिकली अगर कोई ऐसे में आ रहा है टॉपिक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, तो डेफिनेटली पुट अप करिए उसको। ठीक है, अब हम आते हैं मेंस के टॉपिक पे। मेंस में पेपर 3 इकोनॉमी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन तो नहीं होगा, इकोनॉमी है और इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा उसका पार्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, WTO वाला फोरम है, तो पेपर 2 के साथ साथ थोड़ा आपको पेपर 3 में भी मिल सकता है। साइंस एंड टेक फिर बहुत बड़ा पार्ट बनाता है इन दोनों के अलावा। तो साइंस एंड टेक और इकोनॉमी अपने आप में एक रिलेटेड सब्जेक्ट हो सकता है, कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन इकोनॉमी से होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक से होगा, दोनों को मिला के जो एप्लीकेशन पार्ट है उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, वो डायरेक्टली इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन है, और उसका मिश्रण भी हो सकता है। अब वो क्वेश्चन के लैंग्वेज पर है कि वो किस पे जोर डाल रहा है। ठीक है, मेरे समय पर एक ऐसा क्वेश्चन आया था ना जो यूपीएससी के सिलेबस में है ना, वो उस समय करंट अफेयर्स में इतना कुछ खास था, लेकिन फिर भी डेली आप लगभग उसके बारे में सुनते थे, और वो था डीआरएस। डीआरएस टेक्नोलॉजी के ऊपर 10 नंबर का सवाल आया था कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो होता है क्रिकेट में वो क्या होता है, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब ये सवाल जो है वो हमने कहीं तो पढ़ा नहीं था, ना किसी नोट्स में था, ना किसी एनसीईआरटी में था। अखबार में आता था कि धोनी ने अच्छा डीआरएस लिया है, किसी ने खराब डीआरएस लिया है, या बीसीसीआई जो है वो डीआरएस के अगेंस्ट में है शुरुआत में, अब वो फेवर में आ गई है। तो ये सवाल जो था वो 10 नंबर का था, और 10 नंबर का सवाल बहुत बड़ा होता है, सिलेक्शन कराना नहीं कराना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 10 नंबर का सवाल डीआरएस पे आ गया, लेकिन वो ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो डेली यूज हो रही थी, और एक सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट जो है वो लगभग ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट है उसमें यूज हो रहा था, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा था। तो एक ऐसा टॉपिक भी आपके मेंस में आ सकता है जो डेली यूज में है, लेकिन कहीं किसी सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। तो डीआरएस एक ऐसा एग्जांपल है जो ऐसे आ सकता है। उसके बाद मेंस में आपका पर्टिकुलर एक मिशन नहीं पूछा जाएगा कि इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है, मिशन मंगल जिसको बोला जाता है, उसके बारे में डिटेल बताइए, वो नहीं पूछा जाएगा, वो बहुत फैक्चुअल है, वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। लेकिन इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी को कैसे आत्मनिर्भर का हमारा वो चल रहा है, थीम चल रहा है, तो उसके ऊपर से ही क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूँ कि इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे आजादी के बाद से अब तक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, और कैसे न सिर्फ अपने आप को आत्मनिर्भर की है, बल्कि दूसरे देशों को भी अपने ऊपर आत्मनिर्भर करवा रही है। मतलब अब आसपास के जो देश हैं वो इंडिया के पास आते हैं, इसरो के पास आते हैं अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए।
ठीक है, तो ये एक थीम बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपका थॉट प्रोसेस को जिसको चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको कोर टॉपिक का तो इसमें एग्जांपल देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इकोनॉमी से रिलेटेड थीम देना पड़ेगा आपको, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का थीम देना पड़ेगा आपको, पॉलिसी से रिलेटेड इंडिया ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं इसरो को इस लेवल पर लाने के लिए, वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब 3-4 डायमेंशन आपको नोट करने पड़ेंगे। तो मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और मेंस को अटेम्प्ट करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा जो कि लगभग सिमिलर होता है। जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको अटेम्प्ट करने का तरीका और मेंस को अटेम्प्ट करने का तरीका जो है लगभग सिमिलर होता है। अब मेंस में भी आपको शुरुआती के 2-3 मिनट जो है वो ऐसे ही करने हैं, जैसे 20 क्वेश्चन है या 25 क्वेश्चन है तो आप पहला, सेकंड और थर्ड राउंड, मतलब गोला मतलब बिल्कुल नहीं आता, डैश मतलब थोड़ा बहुत आता है, फर्स्ट मतलब आपको पूरा पता है इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद एक डिफरेंस आएगा प्री और मेंस में, ये आपने राउंड तय कर लिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा, वो ये है माइक्रो मैनेजमेंट टाइम का। आपको टाइम को सूक्ष्म रूप से मैनेज करना पड़ेगा। वो कैसे करना है? अब देखिए, यूपीएससी में बोलते हैं कि 200 से 250 शब्दों में अपना आंसर लिखिए, 200 to 250 वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिखना है। अब ये नहीं है कि आपने अगर 300 वर्ड का आंसर लिखा है या 300 शब्दों का आंसर लिखा है, 400 शब्दों का आंसर लिखा है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आता था कि आप तो आपको नंबर कटेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो नंबर आपका इनडायरेक्टली कटता है। अगर आपने एक क्वेश्चन में ज्यादा ज्ञान बटोर दिया है, ज्यादा ज्ञान लिख दिया है, ठीक है, तो मतलब आप दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा रहे हो। आपको जितने भी घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं मेंस का पेपर लिखने के लिए, तो आप उस 3 घंटे को 25 से डिवाइड करिए या 20 से डिवाइड करिए, आपको पर क्वेश्चन उतना ही टाइम मिला है। तो अगर आप एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, मतलब उस 20वें क्वेश्चन के लिए, 19वें क्वेश्चन के लिए आप टाइम कम दे रहे हैं, कम वो कर रहे हैं, तो आपका इनडायरेक्टली नंबर कटेगा क्योंकि आप कम टाइम पे उतना अच्छा आंसर तो लिख नहीं पाएंगे। तो जो आपको 5 या 6 नंबर दिला सकता था वो अब आपको 2 या 3 नंबर दिलाएगा, तो इनडायरेक्टली आपके नंबर कटते हैं। तो पहला काम है आपका राउंड में डिवाइड कर देना अपने पेपर को, मेंस के पेपर को। उसके बाद माइक्रो मैनेज करना है, मतलब आपको फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको भले ही वो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आता हो, लेकिन आप अपने तय टाइम से ज्यादा उसको नहीं लिखेंगे, आप उसको कंक्लूड करेंगे, सजेशन देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो साइंस एंड टेक का, कोई भी क्वेश्चन हो साइंस एंड टेक का, आपको बिना पॉजिटिव कंक्लूजन दिए, बिना अपने रिमार्क दिए कंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अगर सिंपल टेक्नोलॉजी को इन्यूमरेट करने बोल दिया है तो अलग बात है, लेकिन उसमें भी आप एक लेटेस्ट डेवलपमेंट का एक पॉइंट नोट कर सकते हो जो आपके आंसर को अलग लेवल पर लेके जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप डीआरएस की बात कर लें, तो जो डीआरएस में शुरुआती तौर पर सिर्फ यूज होता था आपका स्निकोमीटर। स्निकोमीटर मतलब एज, बॉल जो है वो एज पे लगी है कि नहीं लगी है, आपका माइक जो था वो यूज होता था, और आपका हॉका यूज होता था। लेकिन जब उस समय थर्मल स्क्रीनिंग उतना यूज नहीं होता था, कुछ ही देशों में यूज होता था कि जो थर्मल इमेजिंग आती है ना, एक्सरे दिखने लगता है बैट्समैन का पूरा, तो मैंने अपने आंसर में वो डाला था, और काफी लोगों ने वो डाला था सजेशन के फॉर्म में कि इसको हर जगह यूज किया जाए। तो भले ही वो क्वेश्चन डीआरएस पे था, आपको जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन आपने एक थर्मल इमेजिंग का भी ऑप्शन दे दिया उनको, तो वो अपने आप आपका आंसर एक अच्छे लेवल पर लेके जाएगा। तो एक सजेशन के फॉर्म में आप लेटेस्ट साइंस एंड टेक डेवलपमेंट का एग्जांपल देना चाहिए आपको, मतलब इट इज माय सजेशन दैट यू गिव द एग्जांपल ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ टाइम है, मतलब आपको भले ही क्वेश्चन पूरा नहीं आता है तो भी आप 7.5 मिनट में, ज्यादा मत सोचिएगा, जितना आपको टाइम मिलता है आप उसको यूज करके उसको कंक्लूड कर दीजिएगा। भले ही वो आधे पेज का आंसर है, एक पेज का आंसर से फर्क नहीं पड़ता है। ये आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ये आप स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जिसमें आपको पन्ने भरने हैं, सप्लीमेंट्री लेनी है। आपको तय जगह पर अपना आंसर लिखना है, आपको स्पेस लिमिटेड दिया जाता है, उसी लिमिटेड स्पेस में अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मेंस का, प्रीलिम्स का जो स्ट्रेटेजी है वो इस बात पे डिफरेंट होगा कि मेंस में आपको एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना है,
प्रीलिम्स में भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको कुछ सॉल्व करना है, जैसे ब्लड ग्रुपिंग हो गया, अब एक टफ क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर दिलाता है और एक इजी क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर दिलाता है। ऐसा नहीं है कि आपने टफ क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो ओएमआर मशीन ताली बजाकर आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा देगी, या मेंस में भी आपने अगर बहुत अच्छे क्वेश्चन का, टफ क्वेश्चन का आंसर लिखा है तो एग्जामिनर आपको 10 में से 12 नंबर दे देगा, ऐसा नहीं। आपको इमोशन लेस होकर पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको ये देखना है कि अगर वो क्वेश्चन आपका ज्यादा टाइम खा रहा है, दूसरे क्वेश्चन का कोटा खा रहा है टाइम का, तो आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। आपकी ईगो का सवाल नहीं है, आपके सिलेक्शन का सवाल है। आप ईगो को बाद में सेटिस्फाई कर लीजिएगा, सिलेक्शन बाद में सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मेंस में अगर कोई टफ क्वेश्चन मिला है आपको साइंस एंड टेक का, जिसको आपको लग रहा है कि आपने एक बार पढ़ा था 6-7 महीने पहले, लेकिन याद आ जाएगा, और आपको उस ईगो के चक्कर में आपने उसको अगर ज्यादा टाइम दे दिया, 10-12 मिनट का टाइम दे दिया, तो आपके दूसरे क्वेश्चन को खराब करेगा। वैसी सेम चीज फ्री में होगा, ठीक है। तो अप्रोच साइंस एंड टेक का हम एक बार रिवाइज करेंगे। अप्रोच ये रखना है कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, उसमें साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसमें आपको कुछ कुछ बॉक्सेस टिक करवाने हैं। पहला, कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली है, अगर सिलेबस में नहीं है तो वो डायरेक्टली पब्लिक को इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा, आपके कोर टॉपिक से रिलेट करता है। तीसरा, इंपॉर्टेंट है अगर इंडिया ने स्पेशली कोई डिस्कवरी की है, या वर्ल्ड में ऐसा कोई डिस्कवरी इनडायरेक्टली इंडिया को इम्पैक्ट करता है या पॉपुलेशन एट लार्ज को इम्पैक्ट करता है। जब आप ऐसे टॉपिक्स को छाटेंगे तो उनको समझने के लिए आपको कुछ तो कोर टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तो उन कोर टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या संकल्प की नोट से पढ़ेंगे। तो आपको इस तरीके से अपना एक साइंस एंड टेक का खाका तैयार करना है, आपको अपना नोट्स तैयार करना है, अफेयर्स का भी मिश्रण होगा और टॉपिक्स का भी मिश्रण होगा। तो इसके बीच में करंट अफेयर्स और कोर टॉपिक्स के बीच में है आपका सिलेबस। तो आज आपको अपना सिलेबस रेडी करना है। आज आपको सिलेबस अपने हाथ से लिखना है। प्रेफर ये करिएगा कि हाथ से लिखिए और अपने सामने चिपकाइए। मैं अपना पूरा यूपीएससी का सिलेबस अपने दीवार पर चिपका के रखा था हाथ से लिखकर, ताकि मुझे पता होता था कौन सा टॉपिक मेरा कवर करना बाकी है, कौन सा टॉपिक मेरा ज्यादा बार कवर हो चुका है, कौन सा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अभी एक बार भी ध्यान नहीं गया है। और जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मुझे सामने दिख जाता था कि ये टॉपिक जो है वो मेरे सिलेबस में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट उसमें जो भी हो रहा है, पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होगा साइंस एंड टेक का, वो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वो मेंस का कोर मटेरियल बनाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो आप साइंस एंड टेक की तैयारी करते समय ध्यान रखनी है। फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे कोरोना वायरस की बात की जाए तो कोरोना वायरस का कितना वेट होता है, कोरोना वायरस का कितना साइज होता है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको अगर ध्यान में रह रहा है तो वो एडिशनल बेनिफिट है आपके दिमाग का, लेकिन उसका कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है। लेकिन ऐसा फैक्चुअल डेटा है जो उस टॉपिक का कोर ही है। जैसे अग्नि मिसाइल का रेंज है, ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे आप रॉकेट फ्यूल की बात करेंगे तो हम स्टेज ऑफ रॉकेट पढ़ेंगे, सॉलिड फ्यूल डलता है, सॉलिड ईंधन होता है, लिक्विड ईंधन होता है, क्रायोजेनिक ईंधन होता है, मतलब एकदम ही ठंडा ईंधन होता है। तो उसके लिए तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बिना मतलब का फैक्चुअल डेटा है, मतलब साइज याद करना, नंबर याद करना, कि इसरो ने इतने 100 लॉन्च किए रॉकेट, 150 सैटेलाइट लॉन्च की, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ऐसा कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है जो इंडिया को इम्पैक्ट डायरेक्टली कर रहा है, किसानों को इम्पैक्ट डायरेक्टली कर रहा है, एजुकेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसमें कितना वेट था उस सैटेलाइट का, उस सैटेलाइट का कितना डायमेंशन था, उसमें कितने सारे सैटेलाइट थे, 100 सैटेलाइट थे, 150 सैटेलाइट थे, वो सब याद नहीं करना है। लेकिन आपको बेसिक प्रिंसिपल तो याद करना ही पड़ेगा, बेसिक नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो फैक्चुअल डेटा के बारे में जो सवाल यूजुअली उठ सकता है वो ये है, ठीक है। अब इस तैयारी से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछिए, उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे में लगभग कवर करेंगे, वो है कोरोना वायरस। वो मैं टॉपिक इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं या बता सकूं कि किस तरीके से आपको एक सिलेबस की टॉपिक को कवर करना है, करंट अफेयर्स को और कोर सिलेबस को याद रखते हुए कवर करना है, ठीक है।
कोई डाउट है या सर? यस यस आप यस यस इस पे यस पूछ कुछ क्वेश्चन थे सर। क्वेश्चन में ये था कि देर आर द फ्यू स्टूडेंट हु आर फ्रॉम द आर्ट बैकग्राउंड, तो उनके लिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट प्रिपेयर करना हमेशा चैलेंजिंग होता है। जी तो सर। उनसे कुछ क्वेश्चन थे कि उसे किस तरह से तैयार किया जाए। जी फॉर द सर। फ्रेशर, हम फ्रेशर हैं जी और सपोज साइंस सर। और साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि किस तरह से प्रीलिम को टैकल कर सकते हैं और मेंस को स्टार्ट कर सकते जी। देखिए आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, जो जिस चीज में लैग करते हैं, सिर्फ एक ही चीज है जो लैग कर सकते हैं, वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी। जैसे अगर एक नॉर्मल साइंस बैकग्राउंड वाला है या मैथ्स बैकग्राउंड वाला है, उसे थोड़ा बहुत बेसिक साइंस पढ़ा हुआ होता है, लेकिन उसको भी बायोलॉजी में दिक्कत होती है। तो जैसे टर्मिनोलॉजी मैं यूज करता हूँ, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, गोइटर हो गया, तो ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी है, वो उसमें वीक होते हैं। तो आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले और इंजीनियरिंग वाले जिनको बायोलॉजी में दिक्कत है, उनको सबसे पहले 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। जब वो 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो उनका टर्मिनोलॉजी का वीक एरिया था वो उनके बराबर आ जाता है जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं। तो ये जब आप मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा करोगे, क्योंकि आप फिर उनसे इकोनॉमी और बाकी टॉपिक्स में आगे हो, तो वो उसमें मेहनत कर रहे हैं, वो उसमें बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आप 6वीं से 8वीं तक की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप उनके बराबर आ जाएंगे। उसके बाद आपको उनके बराबर ही मेहनत करनी है अपना लेवल ऊपर लाने में। ठीक है, इसके अलावा और कोई सजेशन नहीं है, सिर्फ 6 से लेके 8 तक की साइंस की, बेसिक साइंस की एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा आपको। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और था जी स्टूडेंट की सर। ओर से कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इतना पूरा पीरियड मीन्स 1 साल, कभी कभी 2 साल लग जाते हैं, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं, तो जी सर। ये को बहुत सारा डिप्रेसिंग फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट भी आता है, जी तो उसको हम डेफिनेटली। किस तरह से कंट्रोल कर सकते देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा मजाक में भी बोलूंगा कि इंडिया में जो यूपीएससी का जोश होता है वो सबसे ज्यादा हाई कब होता है? जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है और आपके जिले से या आपके टाउन से या आपके कॉलेज से किसी का सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको लगता है ये निकाल लिया तो मैं भी निकालूंगा, तो आप फिर बहुत पढ़ते हैं। आपने फिर पुरानी स्टोरीज पढ़ी हुई होती है कि यूपीएससी पढ़ने वाले 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, तो आप भी उसी जोश में तैयारी करते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि यूपीएससी का जो साइकिल है, एग्जाम का साइकिल है, वो अपने आप में 1 साल का है। आपको प्रीलिम्स देना है, फिर कुछ महीनों बाद मेंस देना है, फिर कुछ महीनों बाद इंटरव्यू देना है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। इसका नॉर्मल साइकिल 1 साल का है। और आपको पता है कि आपको तैयारी करने के लिए 1 साल पहले तो पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, मतलब 2 साल में आप एक अटेम्प्ट देते हैं। अब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप डेली 8 से 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ें, वो भी 2 साल तक पॉसिबल नहीं है, और ये झूठ होता है। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि आपको 10-12 घंटे डेली पढ़ना है। आपको अपना पीक, ये ध्यान रखिए कि आप अपना पीक एग्जाम के समय पर करें। जैसे आप अगर मैराथन दौड़ रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से तेज दौड़ेंगे, आप एक रिदम बना के चलते हैं। ठीक है, आप रिदम बना के चल रहे हैं, आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ रहे हैं। आप अपना डेली टू डेली टारगेट बनाइए, वीकली टारगेट मत बनाइए, मंथली टारगेट मत बनाइए, क्योंकि आपको आदत लग जाती है कि आज नहीं पढ़ा तो कल कवर कर लूंगा, मेरे पास 30 दिन का टारगेट है, मैं 29 डेज में कवर कर लूंगा, 28 में कवर कर लूंगा, 27 में कवर कर लूंगा। वो मत करिए, डेली का टारगेट कवर बनाइए। डेली का टारगेट जैसे ही कवर होता है आप आराम करिए, तो आपको मेंटल पीस भी मिलेगा, एक सेंस ऑफ स्मॉल अचीवमेंट मिलेगा कि आपने आज का टॉपिक कवर कर लिया है। उसके बाद जैसे ही एग्जाम बढ़ते जाएगा, एग्जाम पास आते जाएगा, दिन कम होते जाएंगे, तो अपने आप अपना गियर शिफ्ट करते जाएंगे। ये ऑटोमेटिक होगा, ये फोर्स नहीं होगा। तो आप अपने आप अपना गियर शिफ्ट करते जाएंगे, 4 घंटे की पढ़ाई 5 में हो जाएगी, 5 की 6 में हो जाएगी, 6 की 7 में हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप जो पहले अपना डेली टारगेट 4 टॉपिक का बनाते थे, आगे जाके रिविजन के लिए आप 10 टॉपिक का टारगेट बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका दिमाग भी और आपका सोचने की क्षमता भी और आपका प्रिपरेशन भी ऑटोमेटिकली और नेचुरली और ऑर्गेनिकली टाइम के साथ साथ इंप्रूव होगा और टाइम के साथ साथ एडजस्ट होगा। आप उसको फोर्स मत करिए।
सबसे ज्यादा आप पढ़ाई करते हैं पहला तो जब मैंने बताया जब रिजल्ट आता है और आपके किसी नोन का सिलेक्शन हो जाता है तो आप गुस्से में आके ज्यादा पढ़ते हैं और आप उस 3 महीने में इतना पढ़ते हैं कि आप बाद में ठंडे हो जाते हैं क्योंकि पीक करने आपने शुरुआत में पीक कर लिया। उसके बाद कब पीक आता है जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और आपका हो जाता है और आप बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और आपका नहीं हुआ है तो वो आप और ज्यादा जोर शोर से तैयारी करते हैं। जिनका हो गया उनको तो करना है, जिनका नहीं हुआ है वो फिर और ज्यादा जोर शोर से तैयारी करते हैं तो वो उस समय पीक कर जाते हैं। आपको पीक जो करना है एग्जाम टाइम पे करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैराथन है 2 साल की तो आपको धीरे धीरे तैयारी करनी है। सिलेबस इतना ज्यादा भी नहीं है कि आपसे 2 साल में कवर नहीं होगा। आपको डेली पढ़ाई करनी है, आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है। अगर आपका टेस्ट आ रहा है रूटीन टेस्ट तो थोड़ा आपको 2-3 दिन ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका कोई बड़ा एग्जाम आ रहा है जैसे प्रीलिम्स आ रहा है तो आपको 1 महीने 1.5 महीने अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने आप नॉर्मल अपने रिदम पे आ जाइए, फिर आप उसको बढ़ाइए रिदम को, फिर नॉर्मल पे लेके आइए उसको। तो ये आप ऑर्गेनिक होने दीजिए, कभी भी इमोशंस के साथ तैयारी मत करिएगा। आज इसने ऐसा कर लिया, ये मेरे टेस्ट में नंबर कम आ गए तो बहुत ज्यादा पढ़ूंगा बहुत ज्यादा पढ़ूंगा। उसके कारण 2 चीजें का नुकसान होता है। एक तो आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। दूसरा क्या होता है कई बार आप जब एक टॉपिक को बार बार पढ़े हुए होते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस आता है। आपके दिमाग में एक गलत वो चीज आती है कि ये तो पढ़ा हुआ है। जब आप उसको दोबारा पढ़ते हैं तो आप उस पेज पलट रहे हैं तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पूरा है। लेकिन आप एक्चुअली में उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं ईमानदार से। आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आपने इसको 2 बार पढ़ा हुआ है, 3 बार पढ़ा हुआ है। 2 साल की तैयारी में उसको 4 बार पढ़ना होगा, 5 बार पढ़ना होगा। तो आप अपने आप धोखा दे रहे होते हैं कि आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है सेम टॉपिक। तो मोनोटोनी भी आपको डिप्रेशन कराती है, तो उसको अवॉइड करिए। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि आपको टाइम मिले उस टॉपिक के पास दोबारा आने, ताकि उसको और अच्छे तरीके से एनालाइज करके पढ़ सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें का ध्यान रखिएगा। और जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है अगर आप किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के उसके नोट्स बना करके आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। क्योंकि आप उस दिन जो टॉपिक पढ़ेंगे आप बेमन से पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में होगा कि आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है लेकिन आपके नॉलेज में वो टॉपिक नहीं होगा। आपने क्योंकि उसको बिना मन से पढ़ा था, और जब बिना मन से आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ाते हैं। तो आप उस दिन रिलैक्स करिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेट करिए, जो आपको पसंद आता है वो करिए, न्यूज़पेपर पढ़ के आप छोड़ दीजिए। तो ये 3 चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू। एक क्वेश्चन और था। यस सर। क्वेश्चन ये था कि देयर आर द कुछ स्टूडेंट होते कि जिनको जब पढ़ाई करते तब उनको ये कुछ ना कुछ जॉब करना पड़ता है, मे बी वेरियस रीजंस के कारण। जी तो जॉब के साथ हम प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल जॉब के साथ प्रिपरेशन करना 100% पॉसिबल है। कई ऐसे लोग हैं, मोटिवेटिंग लोग हैं जिन्होंने नाइट वॉचमैन का काम करते करते ये एग्जाम निकाला है, जो मेरे नोन में है। कई ऐसे लोग हैं जो डेली बहुत मेहनत वाला काम करते थे, पुलिस की नौकरी में थे और उन्होंने ये जॉब निकाला है। इस एग्जाम को आप ऐसे लेकर चलिए कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो ईमानदारी से पढ़ना है। चाहे वो 2 घंटे पढ़ रहे हैं या 3 घंटे पढ़ रहे हैं या 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ना है। आपको 2 साल का टाइम है, ऐसा नहीं कि आपको टाइम की कमी होगी। सिलेबस लिमिटेड है, सिलेबस भी ऐसे बढ़ेगा नहीं बहुत ज्यादा। तो आपको जॉब के साथ साथ अगर आप ईमानदारी के 1 से 2 घंटे दे रहे हैं और जब आपको छुट्टी मिलती है तब आप उसको थोड़ा बढ़ा करिए, टाइम को बढ़ा कर रखिए, तो आप आराम से ये एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में बिल्कुल मत बैठा के रखिएगा कि आपको इस एग्जाम को करने के लिए जॉब छोड़ना ही पड़ेगा या जॉब के साथ तैयारी नहीं की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है, आपको बस अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करना है। इसलिए मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए कि मेरे को दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं डेली एग्जाम क्लियर करने के लिए। बिल्कुल नहीं है सर ठीक है, कोरोना रिलेटेड आप यस सर, यस सर। तो आज हम कोरोना के बारे में बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हमको एक करंट अफेयर्स की टॉपिक को कैसे कोर टॉपिक से रिलेट करना है। और कोरोना वायरस क्योंकि अपने बहुत ज्यादा न्यूज में है इसलिए उसको हम एक थोड़ा बेसिक ओवरव्यू लेंगे। तो कोरोना वायरस जो है अभी पूरे विश्व में एक महामारी के तौर पर उभरा हुआ है, पैंडेमिक बोला जा। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कोरोना वायरस क्या है, इसका नामकरण क्यों हुआ है। अब कोरोना वायरस जो है एक बहुत बड़ी वायरस की फैमिली है। इनको नाम कोरोना इसलिए दिया गया है, अगर किसी ने
पढ़ा होगा साइंस में कि सन का एक लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, उसको कोरोना बोला जाता है। और जो राजा का मुकुट होता है उसको भी कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो जब आप कोरोना वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसका जो बाहर में आपने देखा होगा ना, आजकल एनिमेशन आ रहा होता है, अखबार में फोटो आ रही होती है कि बहुत सारे स्पाइक लगे हुए हैं कोरोना के वायरस के अराउंड में। तो उसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो उसका जो आउटर वो जो अपीयरेंस है वो सन के कोरोना लेयर की तरह होता है, इसलिए उसको कोरोना वायरस नाम दिया गया है। ठीक है, तो कोरोना वायरस फैमिली है, इसमें बहुत सारे वायरस होते हैं। ठीक है, ये वायरस जो है वो ह्यूमंस को इम्पैक्ट करते हैं, एनिमल को भी इम्पैक्ट करते हैं। ये जो वायरस आया है जिसको कोरोना वायरस फैमिली में इंक्लूड किया गया है उसका नाम है कोविड-19। अभी जो बीमारी फैली है वो कोविड-19 ने फैलाई है। वो कोरोना वायरस फैमिली जिसमें बहुत सारे वायरस आते हैं उस फैमिली में एक वायरस है जिसको बोला जाता है कोविड-19। अब नाम जो है वो भी ऐसा नहीं है जैसे हमारे देश में नाम रखा जाता है जो मन में आया रख दिया, नहीं, उसके पीछे भी कारण है। कोविड को अगर आप तोड़ेंगे, कोविड-19 को आप तोड़ेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। कोविड का CO जो है वो कोरोना वायरस को डिनोट करता है, मतलब ये वायरस कोरोना वायरस फैमिली का है। CO फॉर कोरोना, कोरोना वायरस। VI जो है, CO को आपने पढ़ लिया, VI जो है वो वायरस को डिनोट करता है, मतलब कोरोना वायरस फैमिली का वायरस है ये। D मतलब डिजीज है, तो आपने देख लिया कोरोना वायरस फैमिली का एक वायरस है जो डिजीज कराता है। तो कोविड-19 जो है वो जिस ईयर में ये वायरस पहली बार डिटेक्ट हुआ था ह्यूमंस के अंदर, तो इसलिए 19 टर्म का यूज किया गया है। तो कोविड-19 आपको नाम समझ में आ गया, कोरोना वायरस क्यों बोला गया है वो नाम समझ में आ गया। अब हम आते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसको बार बार यूज किया जाता है, वैश्विक महामारी, पैंडेमिक। ठीक है, अब ये कौन घोषित करता है? ठीक है, ये WHO घोषित करता है। अब जब आप पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, वैश्विक महामारी की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर हम इसकी इवोल्यूशन को देखेंगे, कैसे एक बीमारी को आप पैंडेमिक बोलते हैं या एक बीमारी कैसी बड़ी होती है, उसको कब पैंडेमिक घोषित किया जाता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे कवर करना है। क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस बोला गया था, सो क्यों बोला जा रहा है आपको पता चल गया। कोविड-19 क्यों बोला गया वो आपको पता चल गया। अब इसको वैश्विक महामारी बोला जा रहा है, लेकिन वैश्विक महामारी कौन घोषित करता है वो आपको पता चल गया। तो वैश्विक महामारी WHO घोषित करता है। ठीक है, अब वैश्विक महामारी घोषित करने से पहले या पैंडेमिक घोषित करने से पहले बहुत सारी स्टेज होती हैं कोई भी डिजीज की, कोई भी बीमारी की, वो होता है। अब सबसे पहला होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब अचानक से एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे केस बढ़ गए एक पर्टिकुलर बीमारी के, तो उसको बोला जाएगा एपिडेमिक। ठीक है, तो एपिडेमिक हो गया आपका जब एक पॉपुलेशन में बहुत सारे केसेस एक ही वायरस के बढ़ गए, तो उसको बोला जाएगा कि उस एरिया में एपिडेमिक या महामारी फैली हुई है। तो शुरुआत में चाइना में जो वुहान एरिया है उसमें अचानक से कोरोना वायरस के कोविड-19 के केस बढ़े, तो आपने बोला कोरोना वायरस का एपिडेमिक फैला हुआ है या कोविड-19 का एपिडेमिक फैला हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जब इसका स्प्रेड होना शुरू हुआ, ये विश्व भर में फैला, आपके इटली में फैला, स्पेन में फैला, फिर यूएस में गया, यूरोप में फैला, ऑस्ट्रेलिया में आ गया, ठीक है, इंडिया में आ गया। और जब ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट और कंट्री में, ठीक है, देशों में और महाद्वीपों में जब ये फैलना शुरू हुआ तो इसको फिर पेंडेमिक घोषित किया गया। जब कोरोना वायरस को लगभग 70 दिन हो गए थे जब इसने बहुत सारे देशों को, महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स को अपने चपेटे में ले लिया, अपने घेरे में ले लिया, तो उसको WHO ने पेंडेमिक घोषित किया। इससे रिलेटेड मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि किसी भी बीमारी को पेंडेमिक घोषित करने के लिए कोई फिक्स नंबर ऑफ केस नहीं होते हैं कि इतने केस होंगे तभी हम पेंडेमिक बोलेंगे, इतने डेथ होंगे तभी हम पेंडेमिक बोलेंगे, या इतने परसेंटेज ऑफ देश इन्फेक्ट होंगे तो भी हम पेंडेमिक बोलेंगे, कुछ नहीं। WHO को अगर लगेगा कि साइजेबल पॉपुलेशन
या साइजेबल कंट्री या साइजेबल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट जो है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट बहुत सारी कंट्रीज के चपेटे में आ गई है, तो उसको पेंडेमिक घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पेंडेमिक घोषित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो एपिडेमिक होता है, फिर पेंडेमिक होता है, उसके बाद क्या होता है, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होगी जहां पे ये वायरस हमेशा के लिए रहेगा, बाकी जगह से खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे ये वायरस हमेशा के लिए मिला जाएगा, आगे जाके उसी पॉपुलेशन में मिलेगा, तो उसको एंडेमिक बोला जाएगा। मतलब बाकी जगह से ये वायरस खत्म हो गया है, लेकिन एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है या पर्टिकुलर एरिया है या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जहां पे वायरस मिलेगा, उसको फिर एंडेमिक बोला जाएगा। इसका एक एग्जांपल जो है मैं आपको बताऊंगा, जो गोरखपुर में आपने पिछले 2 सालों में पढ़ा होगा कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस एक बीमारी है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई थी। वो एंडेमिक है गोरखपुर के लिए, मतलब बाकी जगह इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन गोरखपुर में वो स्पेसिफिकली पाया जाता है, तो वो एंडेमिक है गोरखपुर के लिए। वैसी एक डिजीज थी, पहले एपिडेमिक थी, मतलब बहुत बड़ी वैश्विक बहुत बड़ी बीमारी, बहुत सारे केस बढ़े एक पर्टिकुलर एरिया में। फिर जब बहुत सारे कॉन्टिनेंट को, बहुत सारे देशों को उसने अपने चपेटे में लिया, तो पेंडेमिक हुआ। उसके बाद वो एंडेमिक हुआ, जब एक पर्टिकुलर रीजन में मिलेगा, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मिलेगा। अब क्या कोरोना वायरस विश्व का पहला पेंडेमिक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले 2009 में H1N1 वायरस आया था, वो भी पेंडेमिक था। कॉलेरा जो था, कॉलेरा, वो हमारा पेंडेमिक रह चुका है। स्पेनिश फ्लू 1918, जब कोरोना वायरस आया था तो बहुत लोग स्पेनिश फ्लू का नाम लेते थे, तो ये 1918 का स्पेनिश फ्लू भी पेंडेमिक था। अब बात की जाए इसके साथ साथ, जब 2009 में हम H1N1 की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां आई थी, जो जैसे सार्स हो गया, आपका इबोला हो गया, आपका मर्स हो गया। 3 अलग अलग टाइप के बीमारियां आई थी, जो आपने ज्यादातर सुना होगा, और सार्स सुना होगा और इबोला सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मिली गई थी, तो इसको सिर्फ एपिडेमिक बोला गया, इनको पैंडेमिक नहीं बोला गया। ये महामारी थी, ये वैश्विक महामारी नहीं थी। ठीक है, तो ये एक जो बहुत सारे डिस्कशन हुआ, पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, एंडेमिक है, तो हमने इस टॉपिक को भी कवर किया। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको इस बीमारी के बारे में पता होनी चाहिए, चीजें, बेसिक चीजें, जो आपकी बेस थ्योरी है, कि इसको क्यों ऐसा बुलाया जाता है, क्या कारण है, इसको पेंडेमिक क्यों घोषित किया गया, पेंडेमिक कैसे घोषित करता है, कौन घोषित करता है, इससे पहले कौन से पेंडेमिक रहे हैं हमारे बीच में। ठीक है, तो ये है। अब कोरोना वायरस के सिम्टम क्या होते हैं? अब तो मोबाइल में जिसको फोन लगाएंगे वो आपको इसके सिम्टम बता देगा। ठीक है, तो आपको खांसी, सूखी खांसी होती है, आपको आंख में कंजक्टिवाइटिस होता है, आपको फीवर होता है, आपको गला दुखता है, आपको बॉडी में पेन होता है, आपको लंग में फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि आपके लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है। तो ये बेसिक आपके सिम्टम है। ये तो आपको अब हर कॉलर ट्यून मोबाइल वाले आपको सिम्टम बता रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब कोरोना वायरस से रिलेटेड हम और थोड़े कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। कोरोना वायरस से बचा जाता है, तो हर कोई बोल रहा है हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए। तो आम आदमी के तौर पर आपको हाथ धोना है, उससे कोरोना वायरस फैलने से बचता है, हमको इन्फेक्ट होने से बचेगा। एक यूपीएससी एस्पायरेंट को ये पता होना चाहिए क्यों हाथ धोने से कोरोना वायरस मरता है। तो क्या है भाई, कोरोना वायरस का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें लिपिड, मतलब एक फैट का नाम, एक तरह से सिंपल तरीके से बोला जाए तो फैट या वसा जिसको बोलते हैं, उसकी लेयर होती है। आउटर लेयर जो होता है कोरोना वायरस का, जो कोरोना वायरस का जो पूरा शरीर है, उसको, शरीर को पकड़ के रखने में जो चीज मदद करती है वो है फैट। लिपिड लेयर जो रहता है, लिपिड का लेयर होता है जो वायरस को उसका शेप देता है। अब जब सोप आप डालते हैं, तो सोप में एक प्रॉपर्टी होती है, वो उस फैट की लेयर को घोल देती है। मतलब इस फैट का जो लेयर है, जो कोरोना वायरस के पूरे शरीर को बचा के रख रहा था, उस फैट की लेयर को घोल देती है। तो जब फैट की लेयर को घोल देगी, तो फिर
जब उसके शरीर को जो चीज होल्ड करके रखती थी, जैसे हमारे अंदर हमारे शरीर का जो ढांचा है, हमारी हड्डियां, वही अगर टूट के बिखर जाए तो हमारा शरीर भी बिखर जाएगा। तो वैसे ही जब आप साबुन से हाथ धोते हैं तो आपका जो वायरस का जो लिपिड का लेयर है, जो फैट का लेयर है, वो कोलैप्स हो जाता है। तो वायरस का जो अंदर का मटेरियल है, जो प्रोटीन है, जो आरएनए है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो भी कोलैप्स होके गिर जाएगा और वायरस मर जाएगा। ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव कोट है, जो वायरस का ढांचा बना के रखता है, जो लिपिड है, जो फैट है, उसको साबुन घोल देता है और इसके कारण वायरस भी मर जाता है। तो इसीलिए जो आपका सोप है वो इफेक्टिव है वायरस को किल करने में। तो आपको रीजन पता होना चाहिए, आपको रीजन में जाना है, आपको सिर्फ ये चीज ट्रिवियल चीज नहीं देखनी कि सोप से आप बच जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है एज एन इंडिविजुअल। हर इंसान को हर थोड़ी देर में अपना हाथ धोना चाहिए, बाहर से कोई सामान लेके आ रहा है तो हाथ धोना चाहिए, ये आपका बेसिक जानकारी है। लेकिन यूपीएससी की जानकारी कि क्यों ऐसे करना है। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन का एक बात होती है कोरोना वायरस के, बार बार टीवी पे और अखबार में डिबेट होता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। तो क्या है ये भला कम्युनिटी ट्रांसमिशन की? तो जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है तो हम ओवरऑल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला तो हो गया कि एपिडेमिक हो गया, एक लोकल पॉपुलेशन में बहुत सारे केसेस आने शुरू हो गए, जिसको हमने महामारी बोला। अब वो पॉपुलेशन में केस का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मैं इन्फेक्ट हुआ एक पॉपुलेशन में, मेरे टच में कोई आया, स्टूडेंट आया, उसको कोरोना वायरस हो गया। तो जब उस स्टूडेंट को पूछा जाएगा कि तुमको कैसे हुआ, तो तुम बोलोगे मैं तो ऋषभ से मिला था। तो उनको पता चल जाएगा हाँ ऋषभ हमारे पास आया था, उसको बीमारी है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, उसके कांटेक्ट में आया है, इसलिए उस स्टूडेंट को हुआ है। वो स्टूडेंट किसी और के टच में आएगा, तो तीसरे से भी जब पूछेंगे तुम कैसे बीमार हो गए, वो बोलेंगे कि वो तो पहले नंबर के स्टूडेंट से मिला था जो ऋषभ सर से मिले थे। तो एक तरह से ट्रेसिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो बार बार कोरोना वायरस में यूज किया जाता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो मतलब एक बीमार जो हो रहा है आदमी, जिसको वायरस के लक्षण मिले हैं, वो आप पता लगा सकते हो कि किससे फैला होगा, किस लोकल आदमी से उसको ये डिजीज फैली हुई है, तो उसको लोकल ट्रांसमिशन का स्टेज बताएंगे। मतलब आप कांटेक्ट को ट्रेस कर सकते हो, मतलब तीसरे स्टूडेंट को भी मेरे से ट्रेस किया जा सकता है कि मेरे से पहले को फैला, पहले को दूसरे से फैला, दूसरे को तीसरे से फैला। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या बला है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन के केस में जब मुझे कैसे हुआ वायरस से इन्फेक्शन किसी को पता ही नहीं है, मतलब ना मैं विदेश गया, ना मैं किसी पॉजिटिव आदमी के कांटेक्ट में आया, ना मैं कोई हॉस्पिटल गया, मैं तो सिर्फ अपने घर पे रहा, घर में जो मेरे सामान आया या थोड़ा बहुत मैं दूध या सब्जी लेने गया, फल लेने गया, मेरे को वहां हो गया। तो फिर बोला जाएगा कि नहीं, अब वायरस आपकी कम्युनिटी में आ चुका है, मतलब अब कांटेक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कांटेक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब आप किसी लोकल आदमी के कांटेक्ट को आप नहीं बता सकते कि क्योंकि आप इसके टच में आए थे इसलिए आपको वायरस हुआ है। अब वायरस आपकी कम्युनिटी में है, आपको पता ही नहीं है कि आपको इन्फेक्शन कैसे हुआ, तो उस स्टेज को बोलेंगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज। तो ये थर्ड स्टेज बोला जाता है वायरस का। तो जो अभी डिबेट चल रही है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की डिबेट चल रही है। ठीक है। अब दो तरीके की टेस्टिंग की बात की जा रही है कि वायरस का टेस्ट है, टेस्टिंग बढ़ाने की बात की जा रही है। तो एक आम आदमी जानेगा कि वायरस की टेस्टिंग करनी है, लेकिन यूपीएससी एस्पायरेंट क्या बोलेगा कि टेस्टिंग कैसे होती है, कितने तरीके की होती है। दो तरीके की टेस्टिंग सुनने को आ रहा है, एक पीसीआर टेस्ट सुनने को आ रहा है जिसमें 2 दिन का टाइम लगता है, एक टेस्टिंग है जो आधे घंटे में रिजल्ट दे रही है। तो भाई ऐसा इतना भेदभाव क्यों है टेस्टिंग के बीच में? एक 2 दिन लगा रहा है, एक आधा घंटा लगा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन वाला जो है वो बुद्धू है, उसको ज्यादा टाइम लगता है। एक 30 मिनट वाला बड़ा स्टार है, वो 30 मिनट में रिजल्ट दे देता है। अब यूपीएससी एस्पिरेंट का दिमाग है, रेडार है, वो क्लिक करना है। अब जो 2 दिन वाला टेस्ट है वो जीन को टेस्ट करता है, जो वायरस का मटेरियल है उसको टेस्ट करता है। तो पहला जो फेज होता है टेस्टिंग का, मतलब आपसे सैंपल लिए जाएंगे, आपके नाक से सैंपल लिए जाएंगे और आपके गले से सैंपल लिए जाएंगे, पहला। उसके बाद उसको एक मशीन में डाला जाएगा। पहले तो आरएनए का वायरस है, उसको डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको आरएनए डीएनए नहीं पता है तो आप टेंशन मत लीजिए,
आप जब छठी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 7वीं की पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है आरएनए को डीएनए में, उसके बाद उसको एक मशीन में डाला जाता है जिसको पीसीआर मशीन बोलते हैं। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन। आपको इतना अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको आगे जाके ये नाम बड़ा इजी लगने लगेगा। आप पहली बार अगर सुन रहे होंगे तो बड़ा टफ लग रहा होगा। साफ शब्दों में इसको फोटोकॉपी मशीन बोला जाता है। तो पहले आपने छोटा सा वायरस निकाला, उसको आपने कन्वर्ट किया, उसके बाद उसका जो आरएनए जो डीएनए में कन्वर्ट किया वो बहुत कम है सैंपल में, उतने सैंपल में तो चेक ही ना हो। मतलब आपने अगर एक ग्लास दूध में आपने अगर एक छोटा सा शक्कर का एक वो डाला है, कण डाला है, एक पार्टिकल डाला है शक्कर का, शुगर का, तो आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा ना। वैसे ही अगर एक वायरस के पार्टिकल का अगर मटेरियल लेंगे तो टेस्टिंग कैसे हो पाएगा? तो उसको बड़ा करना पड़ता है आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियली बड़ा करना है तो एक फोटोकॉपी मशीन में डाला जाता है जिसको पीसीआर मशीन बोली जाती है। पीसीआर मशीन में जैसी सैंपल का साइज बड़ा होगा तो आप पहले फेज ऑफ टेस्टिंग में पता करेंगे कि उस कोरोना वायरस फैमिली को बिलोंग करता है कि नहीं। तो दो फेज में टेस्टिंग है। पहले फेज में आपको ये पता चलेगा इस कोरोना वायरस फैमिली को बिलोंग करता है कि नहीं। फिर दूसरे फेज की टेस्टिंग होती है जिससे पता चलता है कोरोना वायरस फैमिली का कौन सा वायरस है, कोविड-19 है कि नहीं। कोरोना वायरस एक बड़ा परिवार है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, उसके बहुत सारे लोग हैं। तो कोविड-19 जो है वो एक सदस्य है जो ये कोविड-19 का डिजीज कराता है। ठीक है, तो सेकेंड फेज ऑफ टेस्टिंग में ये पता चलता है। तो पीसीआर टेस्टिंग है, ये 100% फुल प्रूफ टेस्टिंग मानी जाती है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है। अब दूसरे टाइप का टेस्ट होता है जो ब्लड से किया जाता है। ब्लड टेस्टिंग को बोलते हैं हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग जो है आपका वो क्या करेगा, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में आपके ब्लड में अब क्या होता है, आपके शरीर में कोई भी बाहर का चीज अंदर आ रहा है तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। आपकी बॉडी लड़ाई लड़ती है कि हम अपने शरीर को बचाने के लिए युद्ध लड़ेंगे। तो अपने शरीर को बचाने के लिए युद्ध लड़ते हैं तो फिर आपका जो शरीर है वो योद्धा बनाता है। तो वायरस आपके शरीर में प्रवेश किया तो आपके शरीर में खून में लड़ाई शुरू हो गई वायरस से लड़ने के लिए, और आपके शरीर ने कुछ योद्धा बनाए उस वायरस से लड़ने के लिए। तो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग जो है, ब्लड टेस्टिंग जो है, वो इन्हीं योद्धाओं को टेस्ट करती है। तो आपके पास कुछ ऐसे टेस्टिंग होते हैं जो बॉडी में बनाए गए इन एंटीबॉडी को टेस्ट करेगी, या आपकी बॉडी में बनाए गए इन योद्धाओं को टेस्ट करेगी, इन वॉरियर को टेस्ट करेगी। तो इसलिए जल्दी से टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है जीनोमिक टेस्टिंग जो 100% श्योर होता है। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग उतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। तो ये टेस्टिंग फेज हो गया। अभी डेवलपमेंट हो रहा है वैक्सीन का, वायरस से रिलेटेड वैक्सीन का। तो जैसे जो डेवलपमेंट होगा वैक्सीन का वो आपको रेडी करना है, अपने तैयार मटेरियल में तैयार करना है। ठीक है, तो एक तरह से एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट एक कोरोना वायरस का टॉपिक हमने उठाया। उस टॉपिक को आपको कैसे कवर करना है, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कोई डिस्कशन चल रहा है उसमें आपके काम का क्या पॉइंट है। आपको ये याद नहीं रखना है कि वायरस के नंबर कितने बढ़ रहे हैं, एक दिन में सबसे ज्यादा नंबर किस देश में बढ़े थे, या एक दिन में भारत में सबसे ज्यादा नंबर किस राज्य में आए थे। ये सब आपको कभी सवाल में नहीं पूछा जाएगा, तो ये सब आपको ध्यान में रखना भी नहीं। ठीक है, तो जो चीजें आपकी ध्यान में होनी चाहिए वो है कंसेप्चुअल चीजें, जो आपके कंसेप्ट को चैलेंज करती है, जो कोरोना वायरस को समझने में आपकी मदद करती है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो एक छोटा सा टॉपिक हमने कोरोना वायरस को उठाया ताकि आपको समझ में आ सके कि हमको कैसे एक टॉपिक को साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से कवर करना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या सर ओवरऑल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था जी सर। स्पेसिफिकली, एक थोड़ा आउटबिट क्वेश्चन था उनका कि देयर आर द मेनी मिसकंसेप्शन कि पहले प्रीलिम की प्रिपरेशन करना चाहिए, पहले मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए। जी तो एक्चुअली क्या लगता है कि पहले प्रीलिम की करना चाहिए या मेंस की करना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे रखना चाहिए? देखिए मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है, पहले आप प्रैक्टिकली देखना है। प्रीलिम्स आपका होता है यूजुअली, जो ये कोरोना वाला टाइम हटा दीजिए तो यूजुअली आपका मई जून में हो जाएगा। मेंस आपका होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, किसी भी एक महीने में हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का मई में, आपने एग्जाम दिया तो जून जुलाई में रिजल्ट आता है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में आप मेंस का सिलेबस खत्म कर ही नहीं सकते।
तो ये तो बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि पहले आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ेंगे, और जब ये गारंटी हो जाएगा कि आपने प्रीलिम्स का अच्छा कर लिया है पेपर, तो आप मेंस की तैयारी करेंगे। तो ये तो स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है। अब क्या है स्ट्रेटेजी? जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो थी वेरिएबल स्ट्रेटेजी, कि अभी अगर प्रीलिम्स बहुत दूर है तो मैं मेंस को 80% पढ़ूंगा और प्रीलिम्स को 20% पढ़ूंगा। अब ऐसा नहीं है कि मेंस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, बहुत ओवरलैपिंग है। तो मेरा जब मैं मेंस को भी 80% पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा प्रीलिम्स का कवर हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कोर प्रीलिम्स के हैं, तो वो मैं सिर्फ प्रीलिम्स के 20% में कवर करूंगा। जैसे जैसे महीना पास आते जाएगा प्रीलिम्स का, वैसे वैसे मैं मेंस के टॉपिक अपने कवर करते जाऊंगा, वैसे वैसे प्रीलिम्स के टॉपिक में बढ़ाते जाऊंगा। और जब प्रीलिम्स में सिर्फ 1 महीना या 2 महीने बचे रहेंगे तो मैं 90% लगभग प्रीलिम्स को पढ़ूंगा और 10% मेंस को पढ़ूंगा, लेकिन तब भी मैं मेंस को थोड़ा बहुत पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आप अभी चूज करेंगे, वो भी आपको डेली पढ़ना है। जब प्रीलिम्स बहुत दूर है तो आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है। जैसे प्रीलिम्स पास आते जाएगा आपका, आपको अपना वो रेशियो कम करते जाना है। वो आपको यूज करना पड़ेगा अपने नॉलेज को, आपने अपने प्रिपरेशन को ऑनेस्टली एनालाइज करना है कि आपको कैसे ये तैयारी करनी है। जब प्रीलिम्स दूर है तो प्रीलिम्स कम पढ़िए, मेंस ज्यादा पढ़िए। जब प्रीलिम्स पास आ रहा है तो मेंस कम पढ़िए, प्रीलिम्स ज्यादा पढ़िए, लेकिन दोनों को रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और एक रिवर्स रिवीजन का कंसेप्ट है, मेरा जो कंसेप्ट था कि जब आपके पास प्रीलिम्स में 15 से 20 दिन बचे होते हैं तो आप सब टॉपिक को नहीं पढ़ सकते, रिवाइज नहीं कर सकते। तो मेरा एक रिवर्स रिवीजन का कंसेप्ट था, वो ये था कि मैं सीधे सिर्फ क्वेश्चन लगाता था, क्योंकि आपके पास पुराने यूपीएससी के ओल्ड पेपर हैं, आपने संकल्प में जो टेस्ट किए होंगे वो क्वेश्चन पेपर हैं, और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस पेपर होते हैं, वो है आपके पास। तो आप दिन में 200 से 300 एमसीक्यू लगाइए, 200 से 300 आराम से लग जाएंगे दिन भर में। आप उन्हीं टॉपिक्स को कवर करिए, उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करिए जो आपसे अपने 200-300 क्वेश्चन में या तो बिल्कुल नहीं बनते हैं या आपसे गलत हुए हैं। तो आप सिर्फ अपने वीक पॉइंट को रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो ऑलरेडी सही होते जा रहा है ना आपके डेली के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस में। तो इसको रिवर्स रिवीजन बोला जाता है। मतलब मैं टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ के टॉपिक लगाऊंगा, तो उससे मैं अपने वीकनेस को कम कर रहा हूँ। तो लास्ट के जो थोड़ा टाइम होता है प्रीलिम्स का, 20-25 दिन का जो डेडिकेटेड प्रीलिम्स का टाइम होता है, तो आपको रिवर्स रिवीजन बड़ा हेल्प करता है, मुझे हेल्प किया था। आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। ये सर। सर सर हम आपने बहुत ही डिटेल से एनालाइज करके दिया कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से पढ़ें। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। जी ये सर। क्वेश्चन ये था कि कौन कौन सी बुक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़नी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से आप प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो आपको जो बेसिक बुक्स पढ़नी है वो एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे अच्छे तरीके से क्वालिटी इनपुट आपको देता है बेसिक सिलेबस का। उसके बाद आपका अगर मेन उसमें जाना है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स में जाना है, तो आपके पास न्यूज़पेपर है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस आजकल बहुत अच्छा साइंस एंड टेक कवर करता है। उसका एक एक्सप्लेन्ड कॉलम आता है जो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक को कवर करता है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, जो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है, संकल्प के नोट्स में भी नहीं मिल रहा है, तो आप टाटा मैग्रो हिल का एक गाइड आता है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, ल्यूसेंट का आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो आप एनसीईआरटी और आपका जो वो रहेगा साइंस एंड टेक का जो अखबार, आप जो इंडियन एक्सप्रेस लगा रहे हैं या द हिंदू लगा रहे हैं या कोई भी अखबार लगा रहे हैं जिसमें साइंस एंड टेक कवर होता है, मुझे इंडियन एक्सप्रेस पसंद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं है आपको पसंद आए, लेकिन मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ एक्सप्लेन्ड कॉलम, स्पेशली एक्सप्लेन्ड कॉलम के लिए। उसके बाद अगर आपको कुछ टॉपिक लगता है जो कवर नहीं हो रहा है, तो आप ऑनलाइन नोट्स देख लीजिए, अपनी क्लासेस अटेंड करिए, उसमें देख लीजिए, लेकिन कम रखिए, सोर्सेस कम रखिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो और मल्टीपल सोर्स ना बने आपके। ये सर। सर थैंक यू वेरी मच। आप आए यहाँ पे स्टूडेंट के साथ में, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया और एक राइट स्ट्रैटेजी। सबसे कुछ स्टूडेंट के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा बहुत ही चैलेंजिंग होता है और उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट भी होता है। आपने बहुत अच्छे इसमें आपने सिंपल लैंग्वेज में कि इस सब्जेक्ट को किस तरह से डील करना चाहिए, यहाँ पे आपने टाइम दिया, आए संकल्प परिवार की तरफ से। एंड आप भी एक संकल्प के परिवार के ही सदस्य है।
आप जी सर। यहाँ पे आए, स्टूडेंट के साथ में आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच। थैंक यू सो मच सर। और आप सबको ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, मैराथन दौड़ना है, स्प्रिंट आखिरी में करेंगे, अभी मैराथन के लिए स्टेमिना बनाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।